अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको फर्स्ट लेक्चर मिल चुका होगा और आपको उसके अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलें फिर आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे किस तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन होती है, लेकिन उससे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट की ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि वो स्टेट या वो वक्त जिस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, लेकिन क्या फ़र्क आता है? फ़र्क सिर्फ ये आता है कि उन दोनों की जो है वो डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ठीक है। और सेकंड बात क्या होती है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में कि उनकी कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स सेम, कि यानी कि जो है वो हमारी कंपोजिशन है मिक्सचर की वो हमेशा सेम रहेगी। अगर जो है हम लोग 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट इस्तेमाल करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट ही बनेंगे, उससे ज़्यादा या कम नहीं बनेंगे। उनकी कंपोजिशन बिल्कुल सेम रहेंगी। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताई थी पहले, ज़रा उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जिसको मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस, जब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं तो इट बिकम्स हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या होता है कि इनके जहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 2 आयोडीन थे, अब यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन ही है और 2 ही आयोडीन है। तो इसका मतलब है कि कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर जो है वो बिल्कुल सेम है। जितने रिएक्टेंट में हमारे पास मोल्स यूज़ होते हैं, जितने रिएक्टेंट में हमारे पास मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, उतने ही हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट में ऑब्टेन हो रहे हैं। और पहली बात क्या थी? पहली बात थी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। यानी कि अगर ये रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वापस प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो लेकिन क्या है, इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन होती है। उसकी 2 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। फर्स्ट क्या है, व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, यानी कि इसमें क्या होता है, इसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स होते हैं कि एक चीज़ जो जहाँ पे हमें जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट ऑब्टेन हो और उस वक्त जो है कोई भी मूवमेंट शो ना हो रही हो। जैसे कि एक बिल्डिंग जो है वो खड़ी है और वो गिरती नहीं है या बिल्कुल जो है वो स्टिल रहती है। उसकी वजह क्या है कि उस पर जो है वो जितनी भी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं वो तमाम फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस हैं, जो उसको जो है वो स्ट्रेट खड़ा खड़ा किए हुए हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने जो है वो सी सॉ देखा होगा, इनफैक्ट आपने जो है उस पर ज़रूर खेला भी होगा। तो अगर आप देखते हैं कि उस पर अगर 2 बच्चे बैठे हुए हैं और एक पॉइंट ऐसे ज़रूर आता है जिसपे जो है वो दोनों बच्चे बिल्कुल बराबर पोजीशन पे आ जाते हैं और वो जो है वो बिल्कुल हमारा जो सीसा है वो स्ट्रेट हो जाता है। तो वो जो पॉइंट है उसे हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम सिर्फ तब तक अचीव होगा जब तक जो है वो कोई भी और मज़ीद मूवमेंट उसमें शो नहीं होगी, ठीक है। और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं हो रहा है, यानी कि मूवमेंट हो रही है, बट क्या हो रहा है कि जो मूवमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो रही है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हमारे पास 2 टाइप्स की जो है इक्विलिब्रियम है। क्या है? फर्स्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड द सेकंड वन इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है क्लास। ओके, इक्विलिब्रियम से मराठा में क्या था? बैलेंस। और यहाँ डायनामिक मीन रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी कि डायनामिक से मराठा रिएक्शन है वो स्टिल हो रहा है, और स्टैटिक से क्या मराठा रिएक्शन जो है वो रुक चुका है या स्थापित हो चुका है, ठीक है क्लास। आपको समझ आ गई ये बात? ओके, अब जरा इस फिनोमेना को हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि इनिशियल स्टेज पे जब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है तो क्या होता है, आपको पता है कि तमाम जो हमारे पास हैं वो रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है, प्रोडक्ट ज़ीरो है, ठीक है। तो जो रिएक्शन है वो फ़ौरन से प्रोसीड होगा, मतलब कि जल्दी जल्दी जो है वो रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे और प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे। तो उस वक्त जो है वो रिएक्शन हमारा बहुत, मतलब जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो स्पीड अप होगा, ठीक है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे जो है प्रोडक्ट बनते जाएंगे हमारे रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, उसकी वजह से जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो भी ऐसा ऐसा स्लो होती जाएगी। और इसी तरह से स्टार्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट ज़ीरो होंगे, रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, तो हमारा जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो स्लो होगा और फॉरवर्ड एक्शन जो है वो फास्ट होगा और रिवर्स एक्शन जो है वो वक्त गुजरने के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्पीड अप होता जाएगा, ठीक है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट एंड द रिवर्स रिएक्शन इज स्लो। इनिशियल स्टेज पे क्या होता है कि फॉरवर्ड एक्शन जो है वो फास्ट होता है और रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फॉरवर्ड एक्शन स्लो हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन जो है वो उस स्पीड, मतलब उसकी जो है वो स्पीड ज़्यादा हो जाती है। अगर यहाँ पे हम जो है वो एक ग्राफ बनाते हैं तो लेट्स सपोज, ये मैंने सिर्फ सपोज किया कैलकुलेशन,
कि यहाँ पर जो है हमारा जो रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन ये देख रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन ये वही हमारी स्पीड को डोमिनेट जो हम नॉमिनेट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से देखें पहले जो है वो रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी, उसके बाद ऐसा जो है वो स्पीड कम होती जाएगी, तो क्या होगा, ये हमारा ग्राफ ऊपर से लेकर नीचे को आना शुरू होगा इस तरह से, ठीक है। और ये मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन बनाया। अगर हम देखते हैं रिवर्स रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा, पहले स्पीड कम होगी और ऐसे जो है वो स्पीड ज़्यादा होती जाएगी इस तरह से, ठीक है। अगर हम जो है वो इन दोनों ग्राफ्स को कंबाइन करते हैं तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। कि एक वक्त आएगा कि जब हमारा जो है वो ये आ रहा था हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन और ये रिवर्स, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब जो है हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है वो बिल्कुल बराबर आ जाएंगे, लेकिन क्या होगा, सिर्फ उनकी जो है वो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। तो जो ये पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये हम लोग इसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्लास आपको समझ आ गई ये बात? ओके फिर अब हम जो है इसकी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, अब हम जो है वो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं किसकी, डायनामिक इक्विलिब्रियम की। क्लास आपने जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जो है वो फर्क को वाज़ा याद रखना है, उसमें जो है आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओके जी, अब हम देखते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इसकी है, इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल इन ओनली अ क्लोज्ड सिस्टम, यानी कि इक्विलिब्रियम हम जो है वो सिर्फ उस वक्त हासिल हो सकता है जब हमारा जो रिएक्शन है वो एक क्लोज सिस्टम में हो रहा हो। अच्छा क्लास, सिस्टम से क्या मुराद है, जो सिस्टम से मुराद है जहाँ पे हमारा रिएक्शन हो रहा होता है, जिस प्लेस में जिस जगह पे हम रिएक्शन कर रहे होते हैं वो उसका सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम जो है वो अपने लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो हम जिस टेबल पे खड़े होकर प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उसमें हम जितनी चीज़ें सब इस्तेमाल करेंगे तो कर रहे हैं वो जो है वो सिस्टम होगा। और जो इर्द गिर्द तमाम मौजूद चीज़ें पड़ेंगी, जो डिफरेंट केमिकल्स होंगे, डिफरेंट प्रैक्टिकल्स हो रहे होंगे, वो सब जो है वो अदर थिंग्स वो सराउंडिंग कहलाएंगे, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ये हमारी इक्विलिब्रियम है सिर्फ तभी अचीव होगी इन केस ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम जब जो है हमारा सिस्टम क्लोज हो। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। इसको हीट करने पे ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो तो होगा सॉलिड फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड होगा गैस की फॉर्म में। अगर तो जो है हमारा कंटेनर जिसमें हमने जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया था, अगर तो वो होगा ओपन, तो क्या होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी वो फौरन से इवेपोरेट कर जाएगी। तो अब हमारा जो है वो वापस प्रोडक्ट आपस में नहीं मिल सकते क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद ही नहीं है, तो वापस जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा। तो मीन्स अगर हमारा जो है वो कंटेनर या जो हमारा सिस्टम है वो बंद होगा, ऊपर से कवर होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवेपोरेट नहीं कर पाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस मिलेगी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ और फिर वापस कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। आपको बात समझ आ गई कि हमें इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा सिस्टम है वो क्लोज हो, ठीक है। और सेकेंड बात, रिएक्शन डू नॉट स्टॉप, रिएक्शन जो है वो रुकता नहीं है। जबकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम की फॉर्म में क्या था कि जो रिएक्शन है वो उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती, लेकिन हमें डायनामिक इक्विलिब्रियम की फॉर्म में लगता है कि रिएक्शन रुक चुका है, लेकिन वो रिएक्शन रुकता बिल्कुल भी नहीं है। यदि कंसंट्रेशन नॉट चेंज नॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके जी, ये भी आपको मैं पहले बात डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारी जो कंसंट्रेशन हैं वो जो कंपोजिशन है हमारी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट्स की वो चेंज नहीं होती, वो उतनी ही रहती हैं जैसे कि वो पहले थी, ठीक है। और ना ही उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है, मतलब उसकी जो है वो डेंसिटी, उसका कलर, उसकी, ठीक है, ये सब चेंज जो है वो नहीं होती। अगर मैं आपको ऊपर वाले एग्जांपल से बताऊं तो यहाँ पे क्या है, एक कैल्शियम है हमारे पास, प्रोडक्ट में भी एक कैल्शियम है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ देखें एक ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 यहाँ पे 3 ऑक्सीजन। इसका मतलब ये क्या हुआ कि कंसंट्रेशन जो है वो हमारी बिल्कुल सेम है, वही है जो पहले थी, ठीक है। द fourth point is it is attainable from either way starting from reactant और प्रोडक्ट, यानी कि हमें जो है हमारी इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो जाएगा, चाहे हम जो है वो पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएं या फिर हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएं, हमें दोनों तरफ से जो है हमारी इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेट अटेन हो जाएगी, ठीक है। ओके जी, लास्ट वन इज इट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अचीव्ड अगेन, यानी कि हम अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसको वापस दोबारा से अचीव भी कर सकते हैं, उसको वापस वही कंडीशंस प्रोवाइड करते हुए जिनकी वजह से जो हमारा रिएक्शन पहले स्टार्ट हुआ था, ठीक है। क्लास आपको समझ आ गई ये बात? ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। आपको जो है इसमें पेपर में आपके पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो है वो डिफरेंस भी आ जाता है और डिफरेंस में से एमसीक्यूज भी बन जाते हैं, तो इसलिए आपने जो है इसको ध्यान से करना है और याद करना तो बहुत आसान है अगर आप इसको दफा बस समझ लें तो। फॉरवर्ड एक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये तो बात हमें पहले पता चल चुकी है कि फॉरवर्ड एक्शन में जो है वो रिएक्टेंट मिलकर आपस में प्रोडक्ट बनाते हैं। और रिवर्स एक्शन में क्या होता है, रिवर्स एक्शन में प्रोडक्ट आपस में मिलते हैं और फिर
जो है वो रिएक्टेंट बनते हैं, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट इज फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ देखें हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, हम ये हमारा आपको पता ना ये लेफ्ट साइड है हमारी और ये राइट साइड है, तो ये लेफ्ट से राइट पे जा रहे हैं, वो फॉरवर्ड रिएक्शन है जहाँ पे जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। और जो हमारा रिवर्स सेक्शन में क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट मिल रहे हैं और वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये हमारा रिवर्स सेक्शन जो कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट, ये भी आपने पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनिशियली में क्या होता है, स्टार्ट में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बहुत स्पीड होती है उसकी, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं और प्रोडक्ट कम होते हैं। और रिवर्स सेक्शन जो है वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब कि वो इतना कम होता है कि उसको हम जो है वो इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पहले जो है वो प्रोडक्ट है ही नहीं, तो उस वक्त जो है वो किस तरह से जो है वो प्रोडक्ट आपस में मिलेंगे और रिएक्टेंट बनाएंगे। एंड द लास्ट वन इज फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन ग्रेजुअली, जैसे जैसे जो है हमारे रिएक्टेंट कम होते जाते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्लो होता जाता है, और जैसे जैसे जो है हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा होते जाते हैं जो रिवर्स रिएक्शन है वो ऐसा ऐसा से स्पीड पकड़ता जाता है, उसकी स्पीड जो है ज़्यादा होती जाती है, ठीक है गाइस, आपको समझ आ गई ये बात। स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से करना है, आपको पेपर में ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। द रिएक्शन दैट स्पीड्स अप ग्रेजुअली इज नॉन एज डैश, तो आपको पता होना चाहिए कि वो रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने जो है इसके कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाना है तो बाकी जो है वो कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और स्टूडेंट्स आपने सबने ये टॉपिक बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से इसको लर्न करना है। उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम जो है वो नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।